अगर सभी करेक्टरिस्टिक्स को, गुणों को, उनका अर्क निकाला जाए तो अर्क में जो बेस्ट आएगा वो प्लेजेंटनेस एंड ह्यूमिलिटी। और उस एक मीटिंग में जलील साहब के साथ मिलने पे मैंने पाया, और मैंने कहा भी, डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर रंजीत सिंह साथ थे, मैंने कहा व्हाट एन हम्बल मैन, व्हाट ए हम्बल मैन। उस खित्ते ने बड़े बड़े जाइंट दिए जिनकी अपनी जिंदगी में ह्यूमिलिटी है, जिनके अंदर हुबे वतनी भी है, इंसानियत भी है, और सूर्य नमस्कार और ये सभी जो कि जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने ज़बरदस्ती इस बार सूर्य नमस्कार कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में करवाया। इसकी शुरुआत 1936 के बाद जो पहली हुकूमतें बनी जो कांग्रेस के लेबल के नीचे थी तभी देखने को आ गया था। तो मैंने कहा कि मालवीय जी आपके तो विचार डिफरेंट है, आज आपने बिल्कुल अलग बोला। वो कहते मुझे, उन्होंने कहा ज्ञानी जी अंग्रेज़ों को जा लेने दें, हम तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन करके ही मुसलमानों की मुसलमानी निकाल देंगे। और आज अगर इन 75 साल में देखें कि वहाँ आके हम खड़े हैं कि ओपनली हरिद्वार में हिंदू, उनके धर्म गुरु जिनको कहते हैं, उनको गुंडे कहना चाहिए, दे आर गुंडाज इन द ऑरेंज, और वो कहते हैं मुसलमानों की नस्ल कुशी कि जो रोहिंग्या मुसलमानों का सोल्यूशन वहाँ और यही बात सावरकर ने, यही बात आरएसएस के फाउंडर गोलवलकर ने कही, जिनकी आरएसएस की तंजीम निकली नाजी तर्ज की है। यहाँ दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टिरनी, झूठ, फ्रॉड, धोखा जीतता है अगर उसको चैलेंज ना किया जाए। और साथ साथ जब खालिस्तान की बात आती है तो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी मैंने देखा कि ऐसे ऐसे यूनाइटेड नेशन के सामने तकारीर होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मौक़े आते हैं, उनमें मैंने डॉक्टर अमरजीत साहब को हमेशा फ्रंट लाइन पर पाया। और मैंने देखा कि इनके साथ साथ इनके बहुत सारे साथी हमेशा हमारे साथ भी आवाज़ से आवाज़ बुलंद करने में हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अमरजीत साहब मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि ये हमारे कश्मीरी रहनुमा आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, अपने ख्यालात का इजहार भी करें और हसन जलील साहब के बारे में भी बात कीजिए। आइए जी। आपस को जो जाने नीचा, सौ गनिए सब ते ऊंचा। आज हसन साहब के ऑनर में उनकी सर्विसेज रिकग्नाइज करने के लिए ज़फ़र साहब ने जो एफ़र्ट किया, हमें भी याद किया, उसके लिए उनका शुक्रिया। बहुत बार हमारे उस खित्ते की तहज़ीब में जब कोई दुनिया से चला जाता है तब हम बहुत बड़ी बड़ी ट्रिब्यूट्स देते हैं। जीते जी बहुत बार सर्विसेज को रिकग्नाइज करना तो दूर की बात, बहुत बार उनको उस क्रिटिसिज्म के दौर से गुजारा जाता है। इसमें मज़हब का कोई रोल नहीं है, ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा है कि टांगे खींचना भी ये हमारी तहज़ीब में शामिल है, जितना कि वाह वाह कहना भी उसका हिस्सा है। सो मैं समझता हूँ कि हसन साहब जिनके साथ बेशक एक बार मुलाकात का मौका बना, वो भी लास्ट टाइम जब यहाँ फंक्शन होना था जो हो नहीं पाया, तो मैंने जिस गुरबानी के कोट से शुरुआत की है, बहुत बार ह्यूमिलिटी, और जैसे जैसे कोई ग्रो होता है, गुरु नानक साहब ने एक जगह मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत् ये फरमाया, और उसमें उन्होंने मेटाफर इस्तेमाल किया सिंबल के वृक्ष का, उसके प्लांट का, कि देखिए सिम्मल रुख सराहरा अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आसकर जाए निरासे कित, फल फिक्के फुल बक बके कम न आवे पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्। के सिंबल का दरख्त बहुत बड़ा, उसका कद भी बहुत है, उसका दायरा भी बहुत है। एक मुसाफिर दूर से देखता है कि यहाँ आके इसकी शेड में मैं बैठूंगा, इसका फल खाऊंगा, पर उसकी शेड भी नहीं है, फ्रूट भी नहीं है। तो दूसरी तरफ गुरु साहब ने फरमाया कि वो जिनके अंदर मिठास है और ह्यूमिलिटी, अगर सभी करेक्टरिस्टिक्स को, गुणों को, उनका अर्क निकाला जाए तो अर्क में जो बेस्ट आएगा वो प्लेजेंटनेस एंड ह्यूमिलिटी। और उस एक मीटिंग में
जलील साहब के साथ मिलने पे मैंने पाया, और मैंने कहा भी, डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर रंजीत सिंह साथ थे, मैंने कहा व्हाट एन हम्बल मैन, व्हाट ए हम्बल मैन, इतने गुणों की गुथली। और बेशक अगर क्रिकेट के हवाले से बात करें तो मैं ये कबूलना चाहता हूँ कि जिन खेलों को मैं कॉलोनियल ईरा से जोड़ के देखता हूँ और जिनके साथ मैं कभी जुड़ा नहीं, उनमें क्रिकेट एक शामिल है। मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि भाई ये ब्रिटिश कॉलोनियल्स ये आए, ये बड़े बड़े लॉर्ड, इनके पास वक्त भी था और तो कुछ करने को था नहीं। हमारी जो लोकल स्पोर्ट्स थी उनको पुश अवे किया और इसको किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके बारे में जानने के बाद अब मेरा इंटरेस्ट ज़रूर क्रिकेट में भी होगा, और मैंने कुछ इनकी कमेंट्रीज देखी भी हैं, सुनी भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। और जिस दौर से हसन साहब का संबंध है, मैं पाकिस्तान में अशफाक अहमद साहब, उनका बहुत बड़ा, उनको मैं अपने आप को मैं उनका कई बार स्टूडेंट मानता हूँ, और उनका संबंध बेशक 47 से पहले वो मुख्तसर साहब से आए, जहाँ के उनके पिताजी वेटरनेरियन थे, और उनका एक सिखों के साथ भी और उस तहजीब से और ज़िंदगी के अखीरले वक्त जैसे वो स्पिरिचुअलिटी और उस सारे में गए, और उनका, और वही पीरियड है जब हसन साहब का ये है कि भाई कैसे रेडियो पे और फिर कमेंट्री, ये वही पीरियड है जबकि उस खित्ते ने बड़े बड़े जाइंट दिए जिनकी अपनी ज़िंदगी में ह्यूमिलिटी है, जिनके अंदर हुबे वतनी भी है, इंसानियत भी है। और आज जो फेसबुक सोशल मीडिया के दौर ने हमारा अटेंशन स्पैन भी ख़त्म कर दिया, और हमारी यंगर जनरेशन्स ख़ास तौर पे वो अपने लिटरेचर और अपनी अमीरी उस खित्ते की, और आपको शायद ये मालूम ना हो कि जब गुरु नानक साहब 15वीं शताब्दी में हुए हैं, सदी में, और अभी ये उर्दू इन द मेकिंग था। बेशक हज़रत खुसरो के साथ जो कुछ भी जोड़ा जाता है वो उसके पितामह कहे जा सकते हैं, लेकिन गुरु नानक साहब ने उनके 2-3 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, एक जो बड़ा खूबसूरत दुनिया की हकीकत को बयान था, उसमें पर्शियन के अल्फाज भी हैं, उर्दू इन द मेकिंग है, और ये बेस्ट डायलैक्ट। और जैसे उर्दू की तारीफ में जब मोहब्बत की बात होती है तो कही जाती है कि जो मोहब्बत करता है वो उर्दू सीखता है, उर्दू के बिना वो बयान किया ही नहीं जा सकता। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उर्दू अपने आप में भी एक मोहब्बत है और उस ज़बान की खूबसूरती। और गुरु नानक साहब का वो शब्द जब वो फरमाते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर, गोश कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू, बेऐब परवरदिगार, दुनिया मुकाम फ़ानी, तहकीक दिल दानी, मम सर मुए अजराइल गिरफ्ते, दिल हेच नादानी, जन पिसर पिदर बिरादरां, कस नेस दस्तंगीर, आखिर बेहफ्तम कश न दारद, चूं शबद तकबीर। और इस सारे में बेशक दुनिया के फ़ानी होने की बात, और अल्टीमेटली बदबख्त हम, बेनसीब गाफिल, बेनज़र बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक। ये उसकी रिकग्निशन है कि कैसे इस खूबसूरत ज़बान ने, जिसको आज जब हम भारत के हवाले से देखते हैं कि वहाँ यही नहीं है, और जैसे मोहतरमा ने फरमाया कि जो कुछ आज वहाँ चल रहा है, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते अगर उसका जिक्र ना करूँ, कश्मीर की बात होते इसमें कोई शक नहीं है कि आज वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, जिसको बहुत अर्लियर डेज में, जबकि अभी सेकुलरिज्म का लबादा था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़े बड़े उस ज़माने के दिग्गज जिनको कहा जाता है, लेकिन जब पहली बार 1936 की इलेक्शंस में, जबकि ब्रिटिश सिस्टम के नीचे हुई, बहुत सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस की हुकूमतें बनी थी। आज जो हम हिंदुत्व के नीचे देख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया, कश्मीर का आइनी स्टेटस, आर्टिकल 370 ख़त्म किया, इवन उसका सूबे का वजूद ख़त्म कर दिया है,
और आज जो हिंदुत्व के नाम पे, वो बेशक घर वापसी का नाम हो, आज और कल यहाँ बड़ा इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो बुर्का पे पाबंदी के नाम पे कर्नाटका से शुरू हुआ और धीरे धीरे सभी तरफ है, और सूर्य नमस्कार और ये सभी, जो कि जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने ज़बरदस्ती इस बार सूर्य नमस्कार कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में करवाया। इसकी शुरुआत 1936 के बाद जो पहली हुकूमतें बनी, जो कांग्रेस के लेबल के नीचे थी, तभी देखने को आ गया था। बहुत बार जब हम 23 मार्च 1940 के पाकिस्तान डिक्लेरेशन लाहौर की बात करते हैं, उसकी कायदे आज़म से बड़ा कोई सेकुलर लीडर उस खिते में पैदा नहीं हुआ, उनके जैसा ईमानदार, मैन ऑफ इंटेग्रिटी। और वही एक तरफ जब लखनऊ पैक्ट होता है, उसमें वो यकीन करते थे कि भाई इनके साथ हम अगर एक बराबर के शहरी के तौर पे रहें। दो अलामा इकबाल, उन्होंने बहुत पहले महसूस कर लिया, जब वो आज जो भारत में 20 करोड़ मुसलमानों के साथ, 35 मिलियन सिखों के साथ और 30 मिलियन ईसाइयों और दलितों के साथ हो रहा है, ये अलामा इकबाल ने देखा कि अंग्रेज यहाँ से अगर गए तो हमारे मुसलमानों के साथ वही कुछ होगा जो 1492 में इंक्विजिशन में हुआ स्पेन में। और उसी के चलते जब कायदे आज़म ने देखा कि अभी तो अंग्रेज यहाँ बैठे हैं, इन कांग्रेस की हुकूमत बनी है, यही एजुकेशनल नाम के नीचे। और एक वाकया मैं ज़रूर कोट करना चाहता हूँ, एक बड़े लीडर ज्ञानी शेर सिंह हुए 1930s में, जिनकी 40s तक पहुँचते डेथ हो गई। उन्होंने एक वाकया बताया कि एक लखनऊ में, ये 1930s की बात है, कि वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई और सद्भावना के नीचे कि आपस में कैसे रहें। तो मदन मोहन मालवीय, और इस बात का ध्यान रहे कि सावरकर की आइडियोलॉजी को एक तरफ रख दें, तो मदन मोहन मालवीय जो ब्रिटिश रिटर्न्ड लॉयर था, गांधी का करीबी, ही वॉज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा, क्योंकि उसको लगता था कि ये कांग्रेस के साथ ये है, ये बहुत स्लो चल रहा है गांधी। और बाद में सावरकर भी हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट रहा। वो मदन मोहन मालवीय जो हाथ जहाँ भी जाता था, गंगा का पानी, गंगा जल साथ बोतल में रखता था, किसी भी अंग्रेज के साथ हाथ मिलाया या मुसलमान के साथ मिलाया, आके गंगा जल से धोता था कि मलेश के साथ हाथ जो हैं वो भिट गए। अब वो कहते हैं ज्ञानी शेर सिंह कि वो लखनऊ में जहाँ हमें ठहराया गया है, ज्ञानी शेर सिंह सिख धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मालवीय भी वहीं थे। तो मालवीय जी ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, वहाँ हिंदू मुसलमानों की तहजीब, गंगा जमनी तहजीब, ये सभी करके। जब शाम को इकट्ठे हुए तो मैंने कहा कि मालवीय जी, आपके तो विचार डिफरेंट है, आज आपने बिल्कुल अलग बोला। वो कहते, मुझे उन्होंने कहा, ज्ञानी जी अंग्रेज़ों को जा लेने दें, हम तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन करके ही मुसलमानों की मुसलमानी निकाल देंगे, एजुकेशन सिस्टम। अब वो ज्ञानी जी कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर इतनी बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की मुसलमानी निकालेंगे कि जो हमारे सिखों के साथ क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारी अहमक लीडरशिप 47 दौर की, वो कांग्रेस के झांसे में आई और पिछले ऑलमोस्ट 75 साल से हम वो सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह कश्मीर में शेख अब्दुल्ला, जो कि उसको भी सेकुलरिज्म का भूत चढ़ा हुआ था, वो भी समझता था कि नेहरू के बाद सेकंड बड़ा मैं ही इस खिते का जो है वो लीडर बनूंगा। उसने जम्मू कश्मीर के लोगों को फंसा दिया उसी में, जैसे हमारी लीडरशिप ने भी इनको फंसाया। और आज अगर इन 75 साल में देखें कि वहाँ आके हम खड़े हैं कि ओपनली हरिद्वार में हिंदू, उनके धर्म गुरु जिनको कहते हैं, उनको गुंडे कहना चाहिए, दे आर गुंडाज इन द ऑरेंज, और वो कहते हैं मुसलमानों की नस्ल कुशी, कि जो रोहिंग्या मुसलमानों का सलूशन वहाँ ने। और यही बात सावरकर ने, यही बात आरएसएस के फाउंडर गोलवलकर ने कही, जिनकी आरएसएस की तंजीम निकली नाजी तर्ज की है, वो भी वन नेशन, वन रेस, वन लीडर, वन पीपल, यहाँ भी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। सो ये जो आज की सिचुएशन बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के लिए वो पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। पर हमें ये समझना है, जो कभी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ कहा था कि वी ऑल मस्ट हैंग टुगेदर, अदरवाइज वी विल बी हैंग्ड सेपरेटली। सो मैं समझता हूँ कि भारत की अक़लियतें, ख़ासतौर पे मुसलमान और सिख, हमें एक मंच के ऊपर, और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे पहले दिन से ही, जब हमने खालिस्तान अफेयर सेंटर वाशिंगटन डीसी में शुरू किया है 1994 में,
तो डॉक्टर फाई वॉज द फर्स्ट वन हु केम। उस वक़्त से लेकर हम यहाँ सब कुछ टुगेदर करते हैं, लेकिन ये भी हम समझते हैं कि कई बार इतनी कोल्ड शोल्डरनेस भी है अपने लोगों के बारे में। मैं ये शिकायत भी करना चाहूँगा, पाकिस्तानी मीडिया हो, हमारा मीडिया हो, हिंदू मेन स्ट्रीम को तो आप छोड़ दें, इवन पिछले 2-2.5 साल में कश्मीरी लड़ रहे हैं, वो लड़ेंगे। रेस्ट ऑफ द इंडिया के मुसलमान वो समझते थे कि हम अगर चुप करके अपने आप को तिरंगे झंडे में लपेट लें तो हम महफूज होंगे। अब पुश उसी तरफ जा रहा है, जो साउथ एशिया में बड़े पैमाने पे चेंजेस हो रही हैं। और अगर हम टुगेदर ना हुए तो एक बात का ध्यान रहे, ठीक है हम कहते हैं जी सच की जीत होती है, वो अल्लाह के दरबार के लिए है। वहाँ पे जो है, यहाँ दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम टिरनी, झूठ, फ्रॉड, धोखा जीतता है अगर उसको चैलेंज ना किया जाए, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, अगर एक सच का अपना भार होता है। अगर हम टुगेदरनेस के साथ इस फाइट को ले जाएंगे, और अल्टीमेटली वो एक सब कॉन्टिनेंट है। इंडिया कभी हिस्ट्री में कोई भी मुल्क नहीं था, ये सोवियत यूनियन, युगोस्लाविया की तरह आर्टिफिशियल यूनियन है, इसका इसी तरह एंड होगा। सो हम समझते हैं कि हसन साहब को जहाँ हम उनकी सेवाएं जो उन्होंने निष्काम होके की, और ह्यूमिलिटी से मैंने बात शुरू की थी, सच ए हम्बल मैन, दैट शोज कि जब कोई वृक्ष फलों से लद जाता है तो उसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी झुक जाती हैं। और इसी तरह जैसे पानी है, पानी भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। वाहिगुरु अल्लाह ताला आपको हमेशा जो है वो चढ़ती कला दे, जो हमारा फ्रेज है। थैंक यू वेरी मच।